गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एक मिनट, वेट हाँ, वैक्यूल्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में ही बात किया था, तो प्रॉपरली ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया था, वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया था किसी कारण की वजह से। तो आज हम बात कर रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या है बच्चों? ये जो डायग्राम दिख रहा है ये वैक्यूल्स के लिए, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग सेल सैप बोलते हैं। अब सेल सैप क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर वाटर, मिनरल, प्रोटीन, पिगमेंट, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। किसके अंदर बच्चों? सेल सैप के अंदर। जो हम सेल सैप की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वाटर है, मिनरल्स है, मिनरल्स के अलावा आप बोल लो कुछ शुगर बोल लो, या आप गैसेस बोल लो, पिगमेंट की बात कर लो, प्रोटीन की बात कर लो, ऑर्गेनिक एसिड की बात कर लो, वो सारी चीज़ें सेल सैप के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? और दूसरा चीज़ है कि ये प्लांट में लार्ज पाया जाता है और एनिमल में ये जो होता है बच्चों छोटा होता है साइज में। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये वैक्यूल्स है। ठीक है, अगर और बात करें इसमें हम लोग बच्चों, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक फूड वैक्यूल्स होता है, एक गैस वैक्यूल्स होता है। फूड वैक्यूल्स का काम होता है बच्चों डाइजेशन के लिए। अमीबा के डाइजेशन, अमीबा का डाइजेशन देखे हो ना, तो अमीबा का डाइजेशन कैसे होता है? फूड वैक्यूल्स की तरह होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट जस्ट वेट। एक डायग्राम है, अब देखिएगा। देखो ये आप डायग्राम देखे होगे, आपको कहीं कहीं दिखाई देगा। देखिए फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स, ये स्यूडोपोडिया बन रहा है और स्यूडोपोडिया बन करके देखो ये पार्टिकल्स जा रहे हैं। अब जाने के बाद यहाँ देखो ये जब कैप्चर कर ले रहा है, तो अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा वैक्यूल्स हो गया। अब ये तुम्हारा जो बच्चों यही वैक्यूल्स हो गया, यानी फूड पार्टिकल्स अब क्या आ गया? फूड वैक्यूल्स में आ गया है। इसको हम लोग फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी तक जब तक आउट में था तब फूड पार्टिकल ही था, लेकिन जैसे इनसाइड में हुआ उसके, ठीक है, जैसे उसने स्यूडोपोडिया को कवर कर लिया, उसके बाद वो फूड पार्टिकल क्या हो गया? फूड वैक्यूल्स हो गया। देखो ना, फूड वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब फूड वैक्यूल्स क्या करेगा? ऐसी बात है, डाइजेशन का काम करेगा। समझा ना बच्चों? तो ये वो चीज़ है, ठीक है, जो हम बार बार कह रहे थे, फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स। क्लियर है? बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड है आपका गैस वैक्यूल्स। तो जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया कि बहुत से एक्वेटिक प्लांट ऐसे हैं, ठीक है, जिनके अंदर गैस पाया जाता है जो बायोन्सी फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको हल्का बनाता है ताकि प्लांट वाटर में अच्छे से रह लें। ठीक है, इस प्रोवाइड बायोन्सी टू द एक्वेटिक प्लांट्स। क्लियर? इसमें कुछ ज़्यादा डीपली नहीं समझना है, आप हायर क्लास में जाएंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको आपको बहुत सारी चीज़ें डीपली बताई जाएंगी। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझें तो हम ऐसे समझते हैं, ये डायग्राम है फूड वैक्यूल्स का, ये दिख ही रहा है आपको। ठीक है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम। इसमें क्या है याद रखना, देयर आर द मेम्ब्रेन बाउंड्री रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग द वाटर एंड द अदर सबस्टेंस। तो वाटर इसके अंदर रहता ही रहता है, साथ में कुछ अदर सबस्टेंस। अदर सबस्टेंस में क्या? ऑर्गेनिक एसिड, पिगमेंट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, शुगर्स, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों, ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड, जिसको बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बात समझ में रही है? इसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है, जो ये वाला, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो ये लाइन बनाई गई, ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स का, जो ये मेम्ब्रेन दिखाया जा रहा है ना, ये ऊपर से एक लेयर है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अगर हम टोनोप्लास्ट को और अच्छे से समझें तो ऐसे समझते हैं टोनोप्लास्ट को, आपका देखो, ठीक है, डायग्राम दिखाते हैं हम आपको, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ठीक, चलिए, ये डायग्राम को दिख रहा है। इस डायग्राम में देखो ये लेयर को क्या दिखाया गया है? ये लेयर जो है, ये वैक्यूल्स के जो लेयर है, वैक्यूल्स का जो लेयर, इसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, यानी मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और यही नहीं, इसी को टोनोप्लास्ट नहीं बोल सकते हैं हम। अभी देखो इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो मान लो ये वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन था उसी को टोनोप्लास्ट बोल दिए। यहाँ हम इसको और थोड़ा दो तरीके से समझे, टोनोप्लास्ट और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों टोनोप्लास्ट, ठीक है, माइट्रोकांड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, माइट्रोकांड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको भी टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड, अभी वैक्यूल्स की बात की, वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसको भी टोनोप्लास्ट बोलते हैं।
ठीक है। और प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको भी टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है। इसका काम क्या है बच्चों, टोनोप्लास्ट क्यों रखना चाहिए, क्यों इसका वर्क क्या काम है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये एसिडिक वैक्यूल्स को एसिडिक रखता है, ताकि जो भी चीज़ उसके अंदर जाती है उसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा लेता है। ठीक है। मीडियम एक एसिडिक मीडियम बना के उसको सेपरेट करता है। समझा ना। तो टोनोप्लास्ट समझ में आ गया। टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल्स का वो लेयर है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं। यानी ये जो लेयर है वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर है। टोनोप्लास्ट समझ में आएगा बच्चों। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। और इसके बाद इन द एनिमल्स वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब बहुत ही नॉर्मल मुलायम। ठीक है। प्लांट में न्यूमरस होता है और इसके क्या नाम है, एनिमल्स में साइज में स्मॉल होता है। ठीक है। और प्लांट में लार्ज तो होगा ही होगा, ये पहले भी आपको बता दिया था मैंने। ठीक है। सेल्स आर द लार्ज इन वैक्यूल्स, वही प्लांट की बात कर रहा है। ठीक है। अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइज की बात करें तो सेल के वॉल्यूम के 90% एक्यूपाई स्पेस कर लेता है, इतना लार्ज है ये। कौन, वैक्यूल्स, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। इतना लार्ज है कि 90% जगह एक्यूपाई कर लेता है सेल्स के वॉल्यूम के हिसाब से। क्लियर है। ठीक है। अब ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करता है सेल के अंदर। और टॉक्सिक चीज़ों यानी टॉक्सिक मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, उनको करता है स्टोर। ठीक है। और कर देता है डाइजेस्ट, पचा देता है। ठीक है। अब यहीं चलोगे ना, लाइबोसोम्स का वही काम है, इधर लाइबोसोम्स भी वही करता है। ठीक है। ये तुम्हारा स्टोर करता है, ये लाइबोसोम्स का अलग काम है। क्लियर ना। वैक्यूल समझ में आ गया, वैक्यूल समझ में आ गया बच्चों। चले हम लोग लाइबोसोम्स चले, लाइसोसोम पे चले। ओके चलिए। और देखिए अच्छे समझ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं डीपली। ठीक है। आपको डायग्राम भी समझ में आएगा, समझ में आएगा। ठीक है। ये देखो ये डायग्राम है। ठीक है। ये डायग्राम है, एक सिंपल सा है। उस डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट बगल दिखाया जा रहा है, ये तुम्हारा है लाइसोसोम्स। ठीक है। अब लाइसोसोम्स है क्या, तो कह रहा है लाइसोसोम्स आर द टीनी सैक लाइक ग्रेन्यूल। एक छोटा सा दिख रहा है ना, एक छोटा सा ब्रेड की तरह दिख रहा है, टेबलेट। अब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, सैक है, एंजाइम्स भरा हुआ है। ठीक है। जिसका काम क्या होता है, डाइजेशन के लिए। किसके लिए यूज करता है, डाइजेशन के लिए यूज करता है। ठीक है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ये भी क्या होता है बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है। और कह रहा है दे आर एक्योर इन एनिमल्स एंड फ्यू इन प्लांट। कुछ प्लांट्स में भी होता है और बाकी एनिमल्स में तो होता ही होता है। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट कि इसके पास बेटा कोई डिफिनिट शेप और साइज नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है लाइसोसोम, और इसमें इसका कोई डिफिनिट शेप और साइज नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये इसके साथ है। क्लियर ना। इतना कंफर्म रखिए, लाइसोसोम का ये है। अगर मैं थोड़ा डायग्राम को और डीपली समझा दूँ कि आप ये जो छोटे छोटे ये सब क्या है, तो इसको थोड़ा सा डीपली समझा जाए तो ऐसे समझते हैं हम लाइसोसोम्स। चलिए ये डायग्राम दिख रहा है, ये तुम्हारा लाइसोसोम्स है। तो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं बच्चों ना, ये डॉट 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 की तरह, ये थे प्रोटीन हमारे। ठीक है। और ये बड़े साइज में जो दिख रहा है बच्चों, ये तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, कम्प्लेक्स है, जो क्या करता है, चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। जो चीज़ें इसके पास पहुंच जाती हैं उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। इसीलिए इसको ये देखो, अब इसी का इसका नुकसान है, अगर यही चीज़ ना इसका अगर मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो गया, गलती से ब्रस्ट हो गया, तो ये जो ये एंजाइम्स जैसे बाहर जाएगा ना, तो साइटोप्लाज्म में जाके बिखर जाएगा। और जैसे साइटोप्लाज्म में बिखरेगा तो साइटोप्लाज्म में सारे सेल्स को खा जाएगा, सारे सेल्स को डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और ये सुसाइड वाला, ये तो कभी कभी होता है, ये फट जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। समझा ना। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स काफ़ी खतरनाक है। बाकी आपको मेम्ब्रेन दिख ही रहा है, ये मेम्ब्रेन है, ये आपका जो ये पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा है ये ल्यूमेन है। प्रोटीन आपको दिख ही रहा है। इसी को हम लोग एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यही वो चीज़ है, ठीक है, जो हमारे डाइजेस्ट के काम में आती है। अब ये मत समझना कि वो डाइजेशन के लिए, ये दूसरा चीज़ है, सेल्स की बात हो रही है। ठीक है। लाइबोसोम्स की, उस डाइजेशन की बात हो रही है। क्लियर है। तो हम आते हैं फिर से अपने पॉइंट पे। ये डायग्राम समझ लीजिए, डायग्राम देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ आएगा बच्चों ना। अब इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, तो उसको बोला द मेन फंक्शन इज फैगी। फैगी का मतलब डाइजेशन, ये डाइजेशन के काम में आता है। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। ठीक है। और सेल्स को भी, कौन सेल्स, जो डेड सेल हो जाते हैं, जैसे कुछ ऐसे सेल्स आगे बाहरी, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको क्या करता है, खत्म कर देता है, उनको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। और वेस्ट मटेरियल में डाल देता है। फिर समझ लो,
लाइसोसोम, लाइसोसोम्स एंजाइम कंटेनिंग, ठीक है, एक सेक लाइक ग्रेन्यूल है जिसका काम बच्चों, ठीक है, डाइजेशन के काम में आता है। फॉरेन मटेरियल्स, कोई बाहरी चीज़ आया वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो ये इसी को डाइजेस्ट कर देगा। बाहरी सेल आया हमारे लिए हार्मफुल है, उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सुसाइडल बैग, इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कभी कभी डिस्टर्बेंस के कारण, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होने के कारण उसमें क्या होता है, हमारा जो ये सेल होता है डैमेज हो जाता है, हमारा लाइसोसोम डैमेज हो जाता है और वो हो जाता है ब्रस्ट। और जैसे ही ब्रस्ट होता है इसका एंजाइम हो जाता है रिलीज, और जैसे रिलीज होगा तो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो कर देगा डाइजेस्ट इसको, वो सारे सेल्स जो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, और सब खत्म हो जाए तो आप बचोगे। इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। समझ ना, ये आपका लाइसोसोम है, इसको हम लोग सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। ये तुम्हारा है लाइसोसोम्स। चलिए अब आता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस चाहिए ना, साइड क्लोरोप्लास्ट का मतलब हो गया हमको क्लोरोफिल चाहिए ना, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, इसमें सेल वाल नहीं होता है, इसमें सेल वाल दिया है, सॉरी, प्लांट में सेल वाल होता है तभी यहाँ क्लोरोप्लास्ट की बात हुई है, ठीक है। इसमें सेल वाल है ही नहीं। इसकी बात है इसमें आपका लोग बोलते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो ना वैसे क्लोरोप्लास्ट, इसमें कहाँ क्लोरोफिल की कहाँ जरूरत होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, वी डू नॉट कंटेन द लाइसोसोम्स एंड द परऑक्सीमस, ठीक है, इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे सीलिया है और फ्लेगला है। सीलिया का मतलब पैरामीशियम देखे हो ना, पैरामीशियम आप देखे हो ना, पैरामीशियम एनिमल्स है, उसके पास सीलिया छोटे छोटे होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, कैच करता है अपने फूड वेहिकल्स को, कैच करके फिर से अपने थ्रू उसको एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, इस चीज़ को हम बाद में बात करेंगे, ये अभी आपकी लेवल का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल का, जो सेल होता है स्क्वायर, रिजिड और जियोमेट्रिक शेप में होता है। कौन सा? प्लांट सेल का। प्लांट सेल देखना ध्यान से, डायग्राम में नीचे दिखाएंगे हम लोग। प्लांट का सेल का स्क्वायर टाइप में, रिजिड और जियोमेट्रिक शेप होगा, और इसमें क्या होता है, सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल, और बहुत अलग अलग शेप में पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैं अगर डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम देख लो एक बार अच्छे से, आप समझ लो। अभी डायग्राम हमने दिखाए थे आपको, ठीक है। यहाँ तो आपको बताया था लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट एब्सेंट, स्मॉल साइज, यहाँ तो आपको सेंट्रोसोम एब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट, ये बातें याद रखिएगा। अभी तो डायग्राम देखो ना, डायग्राम देखो, ठीक है। डायग्राम एक ये प्लांट सेल का डायग्राम है और ये आपका एनिमल सेल का डायग्राम है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे आपका क्लास में, ठीक है, क्या इस सेल का शेप स्क्वायर साइज में रिजिड होता है और जियोमेट्रिक शेप्स होता है। अगर डायग्राम में देख रहे हो तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्क्वायर शेप, ठीक, रिजिड, तो है ना, ये तो फ्लूइड शेप है, इसमें अलग अलग शेप होते हैं, ये फिक्स शेप इसका नहीं होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्लांट सेल का मूवमेंटम होगा नहीं, ठीक है, और ये सेल जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकता है, समझा ना। इसके पास वैक्यूल्स लार्ज होता है प्लांट के पास, और इसके पास वैक्यूल्स स्मॉल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका, और आपका डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, क्लियर है ना। अब थोड़ी डायग्राम की बात कर लें। ये प्लांट सेल डायग्राम है, एनिमल सेल डायग्राम है, ठीक है। तो हमने आपको एक बात बोला था कि जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी, कहाँ पेरीफेरी की जगह आपको प्रेजेंट मिलेगा, और इसमें जो है आपको सेंटर। यहाँ देखो डायग्राम को, देखो डायग्राम का ये देखो, ये सेंटर है, और पेरीफेरी का मतलब होता है कि ये समझ लो कि उसकी जो परिधि होती है, ठीक है, जो पेरीमीटर होता है उसके पास पाया जाता है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये इसके पास ही देखो न्यूक्लियस, हाँ इसी के पास ही तो क्लोज में ही है, और यहाँ देखो यहाँ इसके क्लोज थोड़ा नहीं, ये तो सेंटर में जाके पाया जा रहा है, देख रहे हो ना, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसमें न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है। ये प्लांट थोड़ा सा ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कि साइक्लोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, राइबोसोम्स कहाँ होता है, किसमें, प्लांट में, और एनिमल्स में कहाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ या रफ, ठीक है, सेंट्रोसोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो जो अपने से लगना पड़े वो सारे आपको याद होने चाहिए। तो ये आपके प्रैक्टिस पे है बच्चों, अगर डायग्राम याद करना है तो आप खुद से प्रैक्टिस करके बनाइए, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट होमवर्क है यही है
कि आपको प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम बना के PDF फाइल बना के अगेन सेंड करना है, ठीक है, ताकि आपको ये देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा डायग्राम याद होगा। मैंने कहा ना इसमें इस चैप्टर का मेन मुद्दा है डायग्राम याद करना। अगर आप डायग्राम याद करोगे तो आपको सारे के सारे सेल ऑर्गेनल याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ गई। चलिए कुछ और चीज़ें, एक आध दो चीज़ देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे जैसे न्यूट्रिशन अमीबा की, तो आपको ये पता होगा ये फूड वैक्यूल्स है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग चलते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग से, थोड़ा सा सेल ऑर्गेनल के पास चलते हैं। जस्ट वेट। चलिए हम बात कर रहे थे, क्या दिख रहा है, हम ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़े। इसमें अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर में आते हैं, मल्टीसेलुलर में मैन, काऊ, डॉग, इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, फिर हमने सेल वॉल को पढ़ा। सेल वॉल में क्या पढ़ा, पार्ट ऑफ सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये 3 मेन है। देखो ये 3 मेन पार्ट है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है वो न्यूक्लियस है। हम न्यूक्लियस को हमने अब देखो ऑफिस में बोला था, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाइड में देखो ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना था। साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपेटस, लाइसोसोम्स, माइट्रोकांड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड जो प्लांट में पाया जाता है, और आपको समझते ही हो एनुअल में छोटा पाया जाएगा, और एक आपका सेंट्रियोल के बारे में दिया, तो हम इसको पढ़ना नहीं है, इसको हम लोग बाद में कभी समझ लेंगे। ठीक है, ये आपके बुक्स में है नहीं। इसके बाद बच्चों हमको नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा कुछ की पॉइंट, कौन डिस्कवर किया प्लांट्स को। ठीक है, कौन डिस्कवर किया प्लांट को। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ा, उसमें पूरी हिस्ट्री उसकी जानी। ठीक है, सेल थ्योरी, अच्छा साइटोसोल किसको बोलते हैं, कि इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी किसे बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर को और कंपोजिशन को स्टडी करता है उसे हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और सेल क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप पढ़ ही रहे होगे, आपको पता ही है। ठीक है, 1665 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग की बात करें तो ठीक है, क्या नाम है, एंटिनो वॉन लिवेनहॉक। थोड़ी स्पेलिंग याद रखना बच्चों, वरना गड़बड़ा जाता है इसी में। ठीक है, लिवेनहॉक, LEE ली, ठीक है, WUN वेन हॉक। ठीक है, थोड़ा याद रखना इसमें, लिवेनहॉक। समझ आ गया ना, फिर उसको अपने डिस्कवर किया था, तभी उससे मैं उसको बताया गया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की बात हमने किया, तो प्रोटोप्लाज्म क्या, एग्रेसिव वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर, आयरन, साल्ट, अदर मटेरियल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ प्रोटोप्लाज्म में आता है। ठीक है, फिर हमने बच्चों बात किया सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में स्लेडन और स्वान थे हमारे भाई साहब, ये दो लोगों ने क्या किया था, सेल थ्योरी दिया था, उसमें डिस्कस किया था कि प्लांट एनिमल सेल से ही कंपोज होते हैं। ठीक है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो मैंने आपको बताया। और तीसरा इन्होंने बात बताया प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं, ऐसा नहीं कि सेल सडनली बन गया, सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही प्री एग्जिस्टिंग सेल है। समझा ना, सेल थ्योरी बस एक ही जगह नहीं काम करती है, वो है वायरस, क्योंकि वायरस कहाँ से आया था, कैसे आया था, किसी को पता नहीं। कोविड आपको पता ही है, कोविड का आज तक चल ही रहा है, कोविड-19 बस इलाज समझ में नहीं आ रहा है, बस अपनी इम्यूनिटी मजबूत करके हम लोग बैठे हैं, वैक्सीन लगा के बैठे हैं, ताकि हाँ चलिए एनर्जी रहेगी, हम उतना अच्छा काम करेंगे। समझ में आ रहा है, अच्छा चलिए ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों हमने टाइप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, उनके कैरेक्टर के आधार पे हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिवाइड किया। ठीक है, सेल नंबर के हिसाब से, सेल नंबर के हिसाब से क्या था, सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर में लार्ज। फंक्शन के हिसाब से भाई सिंगल सेल सारा काम करता है, और यहाँ तो हर सेल को स्पेसिफिक फंक्शन दिया था मल्टीसेलुलर में। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो बेचारा एक ही, तो उसमें डिवीजन डिवाइड कहाँ हुआ, घर का अगला होता है इंसान, सारा काम उसी को करना है, तो उसमें डिवीजन कहाँ की बात करेंगे। इसमें के पास तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो सबको स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाता है कि आप इस काम में माहिर हो तो आप यही काम करो। समझा ना। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल सेल है बेचारा, वही रिप्रोडक्शन भी करता है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीसेलुलर की बात करें यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे
ठीक है। सभी सेल्स स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे स्पर्म बात करोगे, एग की बात करोगे, ठीक है, या आप एंथर की बात कर लो, आप स्टिग्मा की बात कर लो, ठीक है, फ्लावर में बात करो, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्शन अलग अलग सेल्स करते हैं मिल करके, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात कर लें तो यूनिसेलुलर की लाइफ स्पैन बहुत शार्ट होती है और मल्टी सेलुलर की लार्ज होती है, ठीक है। फिर हमने बात किया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो जो साइज में बहुत छोटे होते हैं और वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोलाइट की, तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यूकैरियोटिक के पास, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही है, लेकिन न्यूक्लियोलाइट में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। आपने पढ़ा ही होगा, मैंने डिस्कस करके पूरे विधिवत से अच्छे से बताया था आपको, ठीक है। फिर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन आपको यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, समझा ना। इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन एब्सेंट होता है, इस मतलब कि इसमें जो सेल ऑर्गेनल है, जो सेल ऑर्गन इसके घूमते हैं प्रोकैरियोटिक्स में, इसमें उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। अभी हम पढ़ा ना, हमने बहुत सारे पढ़े सेल ऑर्गन जहाँ पे आपको मेम्ब्रेन पढ़ने को मिला, टोनोप्लास्ट पढ़ने को मिला कि नहीं मिला, मिला ना, सब मेम्ब्रेन था ना, लेकिन यहाँ पे सेल ऑर्गन कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, समझा ना। और यहाँ तो है ही है, इसमें सेल डिवीजन बाय फिजन बर्डिंग, ठीक है। अभी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे ना, तो सेल डिवीजन फिजन या बर्डिंग के द्वारा हो सकता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक में, अरे आप तो पढ़ोगे ना, अमीबा बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना, बाइनरी फिजन किसके अंदर, अमीबा का पढ़ा ही होगा, अमीबा का पढ़े होगे ना, बाइनरी फिजन, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिजन और बर्डिंग होता ही होता है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मायोसिस होता है, इसको आप हायर क्लास में चल के पढ़िएगा, ये चीज़ें आपको बाद में समझा दी जाएगी, ओके। जितना है उतना लोग समझते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये आपके सेल शेप्स पे कुछ डिस्कस है, ये डायग्राम आप नीचे पढ़े ही थे, आपने देखा, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए थे। कुछ सेल शेप्स की बात करते हैं हम लोग, क्या जानते हो, आपको अलग अलग शेप्स होता है, अलग अलग साइज होता है, आरबीसी का शेप साइज अलग होता है, मसल्स का शेप साइज अलग होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, ठीक है, एपिथेलियम का डायग्राम दिखाया गया है, ट्रेचिया का डायग्राम दिखाया गया है आपको, स्टमक का डायग्राम दिखाया गया है आपको, ठीक है। प्लेन मसल फाइबर का डायग्राम दिखाया गया जो इंटेस्टाइन में जो पाया जाता है, ठीक है। मसल फाइबर का देखो एग्लोटेड में दिखा रहा है लार्ज में, ये देखो आपको मसल फाइबर फ्रॉम द हार्ट के पास जो मसल फाइबर होता है उसका क्या है। कार्टिलेज सेल का दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको देखो नर्व सेल है, ये देखो बोन सेल का स्ट्रक्चर है, ये रेड ब्लड सेल का शहर में एथ्रोसाइट्स का है, आरबीसी और एथ्रोसाइट्स बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल का ये डायग्राम दिखाया गया है, समझा ना। ये ओवम है, एग है, जो फीमेल में एग पाया जाता है उसका डायग्राम है, ये स्पर्म का डायग्राम है, ठीक है, जो मेल में पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी डायग्राम का, ठीक है। आप इसको बना सकते हो, आप इसको समझ सकते हो डीपली तरीके से। आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा और सारे डायग्राम बना के खुद से समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम आपको बता देंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेल साइज में आपको बताया गया था, बहुत सारी साइजें होती हैं जो वेरी 0.2 mm से लेकर के 18 mm तक हम लोग डिस्कस करेंगे, समझा ना। इसमें सबसे लार्जेस्ट जो है ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो 15 सेंटीमीटर में डायमीटर होता है और 8 सेंटीमीटर में वो डायमीटर विदाउट सेल। अगर उसका सेल हटा दें तो वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेल लगा दे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेल समझते ना, ऊपर का कवर, समझा ना। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है नर्व सेल, 1 मीटर का, अप टू 1 मीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी, समझेगा ना। स्मॉलेस्ट सेल हम लोग पीपीएलओ की बात करते हैं, पीपीएलओ का मतलब माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसकी साइज क्या होता है 0.1 mm डायमीटर, समझेगा ना। ह्यूमन एग की बात करें तो ह्यूमन एग जो होता है वो 0.1 है, जो ओवम की बात करते हैं, अभी ये ओवम ना, इसकी बात हो रही है, इस ओवम की बात हो रही है, ठीक है। इसका साइज 0.1 mm होता है इन डायमीटर में, समझेगा ना। फिर हमने कंपोनेंट ऑफ सेल, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया, और बड़े अच्छे से हम लोग डिस्कस किया। हम लोगों ने समझा सेल मेम्ब्रेन में क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। इसको हम लोग दो नाम से समझते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मा लेमा के नाम से समझे, ठीक है। इसकी एक लिमिटेड बाउंड्री होती है, समझा गया ना। इट फाउंड द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखा ही अपने डायग्राम में, नेक्स्ट पॉइंट में। इसके बाद आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट इन द सेल्स इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइज बिटवीन द सेल वॉल एंड केस ऑफ द प्लांट। जानते हो ना, सेल वॉल के बाद ही आपने डिस्कस किया था ना, सेल वॉल के बाद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्लांट में आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो बच्चों ये बनता है प्रोटीन और लिपिड से, क्या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सैंडविच की तरह,
सैंडविच की तरह, बस समझ में आ रहा है ना। बाई लेयर ऑफ द लिपिड, लिपिड ऊपर ऊपर नीचे लिपिड रहेगा और बीच में आपका प्रोटीन रहेगा, रहेगा ना। इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल है, यानी कि ये चीज़ों को परमिशन देता है कि कौन सी चीज़ें अंदर आएंगी, कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए फ्लूइड मोजेक मॉडल हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो सिंगर और निकोलसन ने इसको दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रोटीन लेयर आर द सैंडविच बिटवीन द टू लेयर ऑफ द लिपिड, हमने अभी पढ़ा ऊपर से। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है बच्चों होती है 75 ए थिक, है ना। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ हम रिवीजन कर रहे हैं, हमने इसके पहले से सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, है ना। ये सिर्फ रिवाइज में चल रहा है, थोड़ा फास्ट चल रहा है, वीडियो लार्ज नहीं करना है हमको। ओके, अब बात कर रहे हैं ये फ्लेक्सिबल भी होता है, फोल्डेड भी होता है, और ये ब्रोकन भी हो सकता है और रीयूनिटेड भी हो सकता है। तो इसकी थोड़ी सी ये दिक्कत है, तो ना ऐसा टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसका काम क्या होता है, ये मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड क्या करना, मेंटेन करना सेल के, उसको रेगुलेट करना। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ सेल को बनाए रखना, कंपोजिशन ऑफ सेल्स को बनाए रखना, समझा गया ना। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन माइक्रो से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है कैसे होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, जो सॉल्यूट्स और आयंस को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाता है, उसे हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। उसमें एनर्जी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है। लेकिन ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन इसके अंदर एक चीज रिक्वायरमेंट होती है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। जैसे यहाँ डायग्राम दिखा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो अगर ये इधर से जाएगा तो सिर्फ सॉल्वेंट ही जाएगा और सॉल्यूट पार्टिकल इधर ही रह जाएगा। अगर इधर जाएगा तो सॉल्वेंट ही रह जाए, सॉल्वेंट इधर निकल जाएगा लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल इधर रहेगा। आप सोल्यूशन पढ़े होंगे, सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, समझा है ना। हम ऑस्मोसिस दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड द एंडो ऑस्मोसिस, और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड द एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग लिक्विड भी पढ़ लिए, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, हमने ये अलग अलग चीज़ें पढ़ी। ठीक है, देखो ये आउटसाइड निकल रहा है, आउटसाइड जा रहा है, तो इसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। ये देखो एक आउटसाइड इनसाइड, इन दो साइड में इक्वल है, तो वो आइसोटोनिक है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन अंदर की तरफ कम है, यानी बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है सोल्यूशन, तो इसको हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग इसको डिस्कस किए थे, अब इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद है बच्चों सेलवाल। सेलवाल क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट, आपने पढ़ा ही। ठीक है, ये एलिमेंट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, थिक होता है, पोरस होता है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बना होता है बच्चों सेलुलोज से और हेमी सेलुलोज से। ठीक है, इसका टू एडजेसेंट सेल आपको देखने को मिलेगा, रिजॉइंड बाय द लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला। देख रहे हो ना, मिडिल लैमेला, ये बीच वाला देख रहे हो ना, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे जुड़े, एडजेसेंट है, एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो आपको तीन लेयर दिखाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, क्लियर ना। ये चीज़ें हम लोग पीछे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इट प्रोवाइड द डिफिनिट शेप और रिजिड प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इट परमेबल एंड अलाउड द एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट साइज, इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिपेयर एंड रीजनरेशन। इसके बाद एक क्वालिटी है, अगर आप इसको निकाल के फेंक दोगे, तोड़ दोगे, तो फिर से रिपेयर और रीजनरेट हो जाएगा अपने आप, क्लियर है ना। फिर बच्चों हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया। न्यूक्लियस को हम लोग हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था। यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है और वेल डिफाइंड तरीके से इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में हाल क्या है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझेगा ना। इसके बाद इसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, समझेगा ना। इसके बाद इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रोमोसोम्स पाई जाती है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए आप तो जानते ही हो। ठीक है, डीएनए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, फंक्शन को भी स्टोर करता है, उसको ग्रो कैसे होना वो सारी चीज़ें स्टोर करता है, कि कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा वो सारी चीज़ें पता चलता है, समझेगा ना। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन इट कंट्रोल द ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड रेगुलेट द सेल साइकिल, सेल की जो साइकिल्स होती है उसको रेगुलेट करता रहता है। साथ में हेरिडिटी कैरेक्टर को पेरेंट्स से लेकर के, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये था इसका। फिर हमने साइटोप्लाज्म डिस्कवर किया। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, एक बच्चों साइटोसोल होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, एक साइटोप्लाज्म और एक सेल ऑर्गेनल। तो बाकी जो चीज़ें वो साइटोसोल से, जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो एक्वस पार्ट है, उसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है, और जो आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है ये जो डायग्राम आपको बड़े अच्छे से समझाया था, इसके अंदर, ठीक है,
इसके अंदर दो पार्ट होता है, एक स्मूथ होता है बच्चों, एक याद रखना पोर्टर, क्लॉड और फेलम ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स को छोड़ दो और मेम्ब्रेन अर्थोसाइट्स को छोड़ दो, ऊपर मैं डायग्राम में दिखाया है, इसको अगर छोड़ दोगे ठीक है तो बाकी चीज़ों में पाया जाता है। ये इसका डायग्राम था, इसमें दो पार्ट हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स पाइप होते हैं जिसके थ्रू आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, स्मूथ वाला जो होता है स्टेरॉइड और लिपिड्स दोनों को बनाता है, इधर ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास बच्चों क्या है, राइबोसोम्स है, इधर तो राइबोसोम्स नहीं है स्मूथ वाले में। ठीक है, ये बस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को मेंटेन करता है। क्लियर है ना, ये चीज़ें मैंने डिस्कस भी किया था और मैं PDF फाइल भी आपको भेजा था। ठीक है, फिर आगे मैं भेजूंगा, मैं नोट्स का पूरा भेजूंगा। इसका काम क्या है, ये विच कैन मूव द सेल्स फ्रॉम सर्व टू द चैनल ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन्स, यानी कि ये जो पाइप होती है, जो आपका ट्यूब्स है, उसके थ्रू हम लोग सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि सभी रीजन्स में सभी सेल ऑर्गन्स को मिल जाए। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये फैट, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन सब में बनाने में हेल्प करता है। और इसका सबसे बड़ा रोल है स्मूथ वाले का, स्मूथ एक सबसे क्रूशियल रोल करता है कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ताकि ड्रग्स और पॉइजनस चीज़ें हमें ज़्यादा हार्मफुल ना पहुंचा सकें। ठीक है, फिर हमने गोल्गी अपरेटस के बारे में डिस्कस किया, ये कैमलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, एच टैग की तरह एक के ऊपर एक लेयर बना हुआ है, जैसे कोई पर्स रखा हो एक के ऊपर, लेडीज पर्स रखा हो एक के ऊपर, देखो वैसा ही कुछ आपको डायग्राम दिखा रहा है। ठीक है, ये लिपिड के फॉर्मेशन में बहुत मशहूर है। ठीक है, ये मिडिल लैमेला बनाने के काम में आता है। ये आपको नेचर में क्या नाम है, सेक्रेटरी के रूम में समझा जाता है। मैलिन बनाने के काम में आता है। ठीक है, ये लिपिड्स और प्रोटीन इस सब कुछ को सिंथेसाइज करता है, समझेगा ना। इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से हम लोग समझते हैं, ये भी आवाज़ आप जान लीजिए। क्लियर है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम मैंने बड़े विजुअल से समझाया भी था। ठीक है, राइबोसोम्स मैट्रिक्स, इसके पास खुद का DNA उन्ने होता है, इसको हम लोग कॉलिकर ने इंसेट के अंदर डिस्कवर करके बताया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसके पास खुद की बैटरी है, एनर्जी है, तो अगर हमको एनर्जी चाहिए होगा तो हम माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं, इसलिए हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, समझेगा ना। ये क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में बच्चों, ATP के फॉर्म में, इस फॉर्म में ATP के फॉर्म में करता है। ठीक है, इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल ऑफ रिस्पायरेशन का साइट है। कौन साइट है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर हम राइबोसोम्स की बात करेंगे तो ये 3 अलग अलग राइबोसोम्स दिया, तो आपको राइबोसोम का डायग्राम बनाने नहीं आना चाहिए, उसके लिए भूल जाओ, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है। राइबोसोम्स क्या करता है, एक ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, समझा ना। ये DNA जो होता है वो उसको डिकोड करता है राइबोसोम्स से हेल्प लेकर के। ठीक है, इसलिए बोला ना मैसेंजर RNA, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, इस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सी चीज़ उनके पास है, कौन सा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, जेनेटिक है या हेरिडिटी टाइप में, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है RNA मैसेंजर में। ठीक है, फंक्शन क्या है राइबोसोम का, ऐसी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है भैया प्रोटीन को सिंथेसाइज करो, वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने प्लास्टिड के बारे में डिस्कवर किया, जिसमें लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पे तो गलत दे दिया है, एक क्रोमोप्लास्ट होगा। ठीक है, ये वाला बीच वाला क्रोमोप्लास्ट होगा, रेड ब्राउन येलो कलर के भी पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, समझा ना। फिर हमने क्रोमोप्लास्ट को अलग अलग पार्ट में देखा, ग्रेना, हमने स्ट्रोमा, अलग अलग डायग्राम भी देखा, हमने उसको डिस्कवर किया। फिर हमने वैक्यूल्स के बारे में डिस्कवर करी, आज हम लोग बताए ही हैं, उसमें समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका बेसिक एक बहुत ही फास्ट स्पीड में आपका एक छोटा सा रिवीजन वीडियो, और प्लस के जो छूटे हुए चीज़ें थे उसको हमने डिस्कवर करके यहाँ बता दिया। ओके बच्चों, तो आज के इतना ही, पूरा अच्छे से पढ़िएगा, पूरा अच्छे से चैप्टर को समझिएगा, कहीं से कोई डाउट होगा हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ओके, आप एक नोट बनाइएगा, नोट में आप लिखिएगा कि क्या चीज़ें आपको, क्या टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं उस टॉपिक पे फिर से अगेन वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये आपका काम है, यही होमवर्क है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो बस आज के इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।